नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कहते हैं दुनिया गोल है और वही चीज़ें घूम घूम कर वापस भी आती हैं। एक समय था जब लोग प्राकृतिक चीज़ों से हटकर दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ते गए। उसके आकर्षण ने उन्हें खींचा, लेकिन उसके जो नुकसान हुए और जब उनमें ये समझ आई तो व्यक्ति वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे खेती किसानी की बातें हैं, चाहे जैविक खेती की बात करें, उन चीज़ों का महत्व लोग समझ रहे हैं और अब धीरे धीरे करके वापस उधर लौट रहे हैं। ऐसा ही है आयुर्वेद, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और जब हम दूसरी तरीके की दवाइयाँ खाने के बाद, एलोपैथी खाने के बाद जब देखते हैं कि कोई उपाय नहीं होता और जब आयुर्वेद में उसका इलाज होता है, तो हमने देखा कि गंभीर से गंभीर और लंबी से लंबी बीमारियां भी आयुर्वेद से ठीक होने लगी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वापस लौटना ज़रूरी भी है व्यक्ति के लिए। ऐसी ही एक चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म। तो वास्तव में ये पंचकर्म क्या है, क्या लोग इसको वास्तव में समझते हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज के जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, डॉक्टर राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जब हम पंचकर्म की बात करते हैं तो लोगों के जहन में है कि केरला है, रिसोर्ट है, वहाँ जब जाएंगे आप तो मसाज होगा, फेशियल होगा, मतलब उसको पार्लर के इक्विवेलेंट समझते हैं। लेकिन पंचकर्म, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये आयुर्वेद की बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है। तो आप मुझे ये समझाइए कि पंचकर्म वास्तव में है क्या? देखिए मैडम, नाम में ही है पंचकर्म, मतलब पांच कर्म को जो जो चिकित्सा की जाती है, हम उसको पंचकर्म कहते हैं। लेकिन इसमें भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का विवरण दिया हुआ है। तो पूर्व कर्म में क्या करते हैं, हम शरीर को तैयार करते हैं दीपन के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे अपना अग्नि को बढ़ाना है, सब चीज़ के दीपन दिया जाता है। ये आयुर्वेद के एक शास्त्र है, उसमें करके फिर उसके बाद आपका ये पूर्व कर्म में दीपन स्नेह स्वेदन किया जाता है। मतलब शरीर को जो श्रोता से उसको ज़्यादा, जो श्रोता जो अपनी एक्टिव मोड पे आएंगे उसको अपन रीजनरेट करते हैं, तो उसको स्नेह स्वेदन करके किया जाता है। स्नेह स्वेदन मतलब औषधि जो मतलब देते हैं हम लोग, स्नेह मतलब स्निग्धवाद चीज़ें को अपन दे के शरीर को एकदम मुलायम करने के लिए स्निग्ध किया जाता है। और स्वेदन मतलब थोड़ा सा उसको हीट, जैसे कोई स्टीम वगैरह देके हम उसको बाहर श्रोता से निकालने की कोशिश करते हैं, जो मार्ग होते हैं एक्चुअली हमारे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारे त्रिदोष होते हैं, जो वात पित्त कफ होते हैं, उसको संतुलित करने के लिए और दोष को निवारण करने के लिए पंचकर्म किया जाता है। एक्चुअली फंडा ये है कि त्रिदोष होते हैं, जो उनको संतुलित करने के लिए और बॉडी के अंदर ये त्रिदोष ठीक से काम करें और नियमित ढंग से काम करें, इस चीज़ के लिए हम पंचकर्म विधि करवाया जाता है। यदि ये तीन दोष नहीं संतुलित नहीं करेंगे अपने शरीर के अंदर काम काज, तो फिर क्या करेंगे, शरीर में कई सारे विकार उत्पन्न करेंगे, जिसको अपन रोग की उत्पत्ति की परिभाषा दे सकते हैं। तो रोग उत्पत्ति कई प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए पंचकर्म का जो एक्चुअली डिफाइन जो हमने किया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात, जैसे मैंने पूर्व कर्म के ऊपर विवरण दे दिया, उसी तरह अपना प्रधान कर्म होता है। प्रधान कर्म में क्या होता है, वमन, विरेचन, बस्ती होते हैं, रक्त मोक्षण होता है, और एक तो बस्ती, रक्त मोक्षण और विरेचन, मतलब ये पांच कर्म होते हैं। इसमें हम लोग प्रधान कर्म करते हैं, शिरोवरेचन भी बोलते हैं। इसमें पांच कर्म होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पश्चात कर्म में होते हैं। पश्चात कर्म जो होता है उसमें संशोधन कर्म किया जाता है, जैसे औषधि देना, फिर समन चिकित्सा, फिर बॉडी को रिएक्टिव मोड करना। तो एक्चुअली में क्या होता है ना मैम, देखिए हमारे दोष, हम उसको टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं इंग्लिश के हिसाब से। आपने फिर बोला कि केरल में क्यों इतना प्रचलित है, केरल वाले ने इसको सही ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया। हमारी गवर्नमेंट में, मैं गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो पढ़ के बच्चे भी निकलते हैं, आयुर्वेद पढ़ लेते हैं, तो फिर दूसरे साइंस में चले जाते हैं, लेकिन केरल वाले ने उसको अच्छे से अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद उसने, केरल एक ऐसी स्टेट है जहाँ लोग, मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग बहुत हैं, तो हर चीज़ को समझते हैं। तो वहाँ के लोगों ने इसको एक्चुअली, देखिए आयुर्वेद का जो ये सिद्धांत है 3000-5000 पूर्व से आया हुआ है, ठीक है। अर्थात जो ऋषि मुनियों के द्वारा ये शोध किया हुआ द्वारा ये साइंस है। तो ऐसे इसलिए लोग अपने इंडियन कल्चर में इसको इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाए कुछ स्टेट्स वाले, लेकिन केरल वाले ने अडॉप्ट किया, इसलिए वहाँ के लोग इसको सक्सेसफुली बहुत अच्छे से किए और आज फेमस हो गए। आपको बता दूं कि केरल में ऑथेंटिक वे में होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पंचकर्म, लेकिन ये ऐसा कह देना कि केरल की देन है, ये गलत होगा। ये आयुर्वेद की देन है एक्चुअली पंचकर्म। और जो बच्चे आजकल निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा शोध कर रहे हैं और शोध करके इस विज्ञान को बहुत अच्छे तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल में भी। अब ये बताया गया कि आपका कोई भी बीमारी होता है, अब अपन रोग में भी आते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन हाइपरटेंसी भी ले लेते हैं।
हाइपरटेंसिव मतलब बीपी बढ़ जाना, ठीक है, या फिर वज़न बढ़ जाना, ये सब चीज़ें टॉक्सिसिटी का देन है, ठीक है। आजकल लड़कियों को पीसीओडी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हर 18 से मतलब 12, 16 से 20 के बच्चे को, मतलब जो नई यंग टीनेज बच्चे हैं, उनको पीसीओडी प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? कफ की वृद्धि होने के कारण। कफ की वृद्धि मतलब मोटापा बढ़ना, ठीक है। ये सब तीर्दोषों को अपने भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह हम ऋतुचर्या के हिसाब से भी हम पंचकर्मा को शोधन क्रिया में करते हैं। जैसे कि बसंत ऋतु में हम क्या करते हैं कि कफ की वृद्धि होती है, तो उसमें हम लोग वमन कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या कराते हैं कि शरद ऋतु में हम लोग पित्त की प्रकोप होता है, तो उसमें हम लोग फिर क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। फिर उसके बाद अपन बस्ती कराते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं? ये जो वात की वृद्धि होती थी, हम लोग फिर बस्ती कराते हैं। इस तरह का हम लोग तीनों में ये करवाया गया। बस्ती मतलब जो एक पार्ट होता है हमारे यूरिनरी ब्लडर से, ये सब जो भी है, उसको पार्ट को हम लोग बस्ती बोला जाता है एक मानव शरीर के हिसाब से। तो बस्ती देना मतलब दो प्रकार से होता है। एक होता है एक काढ़ा के द्वारा बस्ती देना, एक होता है तेल के द्वारा बस्ती देना। ये एक औषधि अपन जो मार्ग होते हैं मुंह के द्वारा या कोई भी मार्ग होते हैं बाई मार्ग में, उसके द्वारा ये बस्ती दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पंचकर्म का इलाज करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, पंचकर्मा का मेन उद्देश्य होता है कि जो शरीर के अंदर दोष होते हैं उसको निकालना। जब तक दोष नहीं निकलेगा तो रोग की आप ख़त्म करने का मतलब आसान तरीका नहीं होता। तो रोग को निकालने के लिए, रोग को ख़त्म करने के लिए, दोष जब तक बैठेगा शरीर के अंदर, उसका सही समाधान क्या करें? तो पंचकर्मा है। पंचकर्मा करने के बाद यदि आप कोई प्रधान चिकित्सा में जाओगे तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। इसलिए हर आयुर्वेद डॉक्टर पंचकर्मा करवाता है। बिल्कुल। बहुत ही डिटेल में आपने राजेश को बताया आपने कि पंचकर्म क्या है और कैसे काम करता है शरीर में। सवाल ये होता है कि जब हमें कोई तकलीफ होती है, चाहे घुटने में दर्द है या फीवर है या बीपी है, ऐसे जब हमारे पास में कोई समस्या होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्पेसिफिक उसकी दवा दे दी जाती है और उसमें आराम मिलता है। पंचकर्म जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि कौन सी ऐसी बीमारी है मनुष्य के अंदर में जिसमें पंचकर्मा बहुत अच्छा फायदा करती है, या फिर कोई बीमारी लेकर आपके पास पहुंचता है तो क्या उसके लिए आप पंचकर्म सजेस्ट करते हैं और उसमें फ़ायदा होता है? देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे गठिया वात हो गया है, वात रोग हो गए, इसमें अच्छा वर्णन है आमा का। हमारा आमा मतलब अपचक चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक स्थान बनाया गया, वात स्थान, नीचे अपान वायु का स्थान होता है। तो इंटेस्टाइन्स के पार्ट को आप समझ सकते हैं मॉडर्न साइंस में, ठीक है। तो उस पार्ट में यदि आपका अपचक चीज़ें, जैसे आप रात को कुछ खाए हैं, कल पहले के दिन कुछ खाए, कुछ चीज़ें जो पच नहीं रही, वो खा के आप बैठे हैं, शरीर के अंदर रह गया होगा, तो अपचक चीज़ें रहने के कारण क्या होता है? वातदोष होने का, प्रकोप होने का चांसेस होता है। उसमें उस कंडीशन में हम लोग विरेचन वस्तुएं देते हैं। विरेचक हम लोग इसमें आयुर्वेद में वर्णन है कि विरेचक देना चाहिए, औषधियाँ देना चाहिए। विरेचक में जो अपचक चीज़ों को निकाल सके, ठीक है। तो अपचक चीज़ें रहेंगी तो जॉइंट्स में आमा जनरेट करेगा। हर जॉइंट्स में आपको नी जॉइंट होगा या कोई भी जॉइंट्स है, तो आपको देखना ना, कोई भी पेशेंट जब तक उसको पेट बाहर निकलना, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों को आप देख सकते हो कि वात रोगों का होना बहुत मतलब निश्चय माना गया है। क्योंकि ये मॉडर्न साइंस में जाओ तो ऑटो इम्यून डिजीज बोल देते हैं और कोई डिजीज़ नहीं बोलते हैं इसमें, लेकिन आयुर्वेद में इसको आमा बोला गया। आमा जब तक आपके शरीर में रहेगा, आमा मतलब अपच चीज़ें जो आप पचा नहीं पाए, शरीर के अंदर रह गए, वो चीज़ें आपको अपच रह के वो आपको दोष में, आपको वात दोष को प्रकोप करता है। इस कारण क्या आता है कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जितने भी, वो आमा रहने के कारण आपको पूरे शरीर में एक आमा उत्पत्ति होने के कारण आपको पूरा एक स्टिफनेस पैदा करता है शरीर के अंदर, बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर। उसको निकालना अब कैसे है? तो उसको निकालना आयुर्वेद के द्वारा, मेडिसिन से तो संभव नहीं है, एलोपैथी के द्वारा तो स्टेरॉइड्स देते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा साइंस है कि आयुर्वेद में क्या है कि इसमें हमारे पास है पंचकर्मा, जहाँ हम लोग पूरे 5 विधियाँ करवाते हैं। पहले पूर्व कर्म करवाते हैं, फिर प्रधान कर्म करवाते हैं, फिर पश्चात कर्म करवा कर हम पंचकर्म का विधि को अपना कर जो आमा जो बैठा हुआ है शरीर के अंदर उसको निकालते हैं। उसको निकालने के बाद हम औषधि देते हैं। देखिए, फिर वही तर्क है, यदि आप सीधा डायरेक्ट दवाई दोगे तो आपका आमा नहीं निकलेगा, तो वात का दोष कितना भी आप दवाई खा लो, मतलब जड़ से बीमारी निकाल नहीं खत्म कर पाएंगे। आजकल जैसे मैं सोशल साइंस में कई लोग बोल देते हैं ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, वो खा लो ठीक। ये बिल्कुल वर्णन है, थीसिस प्रेजेंटेशन है, बच्चे कर रहे हैं कि जब तक आमा नहीं निकलेगा शरीर के अंदर से, तो याद रखिएगा कोई वात रोग उसका कभी ठीक नहीं हो। आमा को निकालने के लिए सबसे अच्छा थेरेपी है पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा करवाना चाहिए। इसमें क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है और दूसरा रीजनरेशन होती है बॉडी के अंदर। बॉडी एक नया तरोताज़ा, आप खुद सोच लीजिए, गाड़ी में जब ओवरऑलिंग कराते हैं, सिंपल प्रोसेस है, तो गाड़ी एकदम नया चलने टाइप की लगती है। तो इसी जब गाड़ी का सर्विसिंग करा सकते हैं तो अपने शरीर का सर्विसिंग क्यों नहीं करा सकते? एक तरीके से पंचकर्मा को समझें तो हम सर्विसिंग ये है कि आपका शरीर का जो अंदरूनी भाग है
वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है, जिसे आप इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन भी कह लें। हाँ। तो ये महत्वपूर्ण काम है। इम्यूनिटी भी जनरेट करता है। दूसरा फिर क्या, बॉडी आप मॉडर्न साइंस में इम्यूनिटी देने के लिए देते हैं, कई से दवाई देते हैं, लेकिन हम इससे क्या होता है, रीजनरेट होती है बॉडी, तो इम्यूनिटी और अच्छे जनरेट होती है। आपको मैं क्लियर कर सकता हूँ इस बात का, बहुत सारे आजकल चलते हैं, ये बोल देते हैं कि आप ये कराओगे तो वो ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैडम ये एक माध्यम है पंचकर्मा। यदि पंचकर्मा कराएगा तो मेरा ऐसा शोध है, मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूँ अपने क्षेत्र पे, तो मैंने देखा है अच्छे रिजल्ट। मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, बच्चे जो जिनको पीसीओडी के बच्चे नहीं हो रहे, हम पंचकर्मा विधि करवा के उनको बच्चे करवा रहे हैं। तो मैडम कुछ तो है साइंस में, ऑटो हार्मोन्स भी शरीर जनरेट करते हैं, बॉडी में नया तरीके से शरीर उत्पन्न करता है। तो पंचकर्मा इस तो मैं तो बोलता हूँ मैं तो सरकार से दुआ मतलब वो करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि पंचकर्मा जैसे स्वास्थ्य में कोई एक कंपलसरी कर देना चाहिए हर घर में कि करवाना चाहिए करके, और इसके लिए जो हो सके सरकार और वे डॉक्टर्स को जो दे सके बेनिफिट्स वो देना चाहिए, ताकि हर मरीज आ सके उनके क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सक के पास और ये पंचकर्मा करवाएं। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सरकार को थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या दे सके, कि मनी बेस भी मेन इम्पोर्टेंट। अच्छा, कॉस्टली आपने कहा है तो मतलब इसकी जो लागत है वो क्यों इतनी महंगी है? क्या इसके पीछे जो जड़ी बूटियां हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है? मैडम तेल बहुत महंगी होती है। एक पीछे के ये मैं आपको बता दूं, पंचकर्मा यदि करवाने जाए एक पर्सन, तो उसके पीछे मैं क्लियर बताता रहा हूँ, एक दिन का खर्चा 3 से 3.5 हज़ार का खर्चा हो सकता है, 5 हज़ार भी जा सकता है मैडम। यदि वो बहुत सारी पद्धतियाँ होती है, मैंने आपको बताया दीपन पाचन में उतना तकलीफ नहीं होती, लेकिन प्रधान कर्मा में आप जाओगे, शिरोधारा कराओगे तो वो 1500 से 2000 रुपये का होता है। उसमें ऑयल 1.5 से 2 लीटर चले आता है, बेचारा कमाएगा क्या, फिर क्या करेगा? आयुर्वेद में ऐसे वर्णन है कि अच्छा, ये जो ऑयल यूज होता है किसी व्यक्ति पे, वो फिर दोबारा रीयूज होता है या वो नहीं मैडम, रीयूज में तो वेस्ट हो जाता है मैडम, वो वेस्ट होता है, इसीलिए इसमें इतना महंगा पड़ता है। एक तो मैडम पंचकर्मा का जो ऑयल होता है ना, जैसे कोई भी धनवंतरम ऑयल होता है, शेर वाला, ये सब ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं, ये मैडम बहुत रॉ मटेरियल से बनते हैं और दूध का उपयोग किया जाता है, सब चीज़ मतलब बहुत ऑथेंटिक, इसको फर्मेंटेशन करके बनाया जाना, फिर उसको तेल में बनाना। अच्छा, कई जगह चित्रों में और वीडियो में जब आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं उसके पहले मैंने देखा था कि पंचकर्मा के दौरान सिर पर तेल की धारा गिराई जा रही है, सिरोधारा बोलते हैं, या पेट में कुछ मिट्टी ऐसा कुछ लगाया जा रहा है, तो क्या सिर में तेल की धार से कुछ फर्क पड़ता है या ये प्रोसेस है, क्या क्या लाभ होता है? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया कि प्रधान कर्म होते हैं हमारे पंचकर्मा के, जो सिरोधारा मतलब सिरोवस्थी बोलते हैं, तो ये सिरोधारा मतलब, और उसमें क्या होता है कि नश्य कि कैसे होता है कि मैं देखिए नर्वस सप्लाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है मेरे शरीर के अंदर। तो किसी को माइग्रेन हुआ, रिलैक्सेशन चाहिए, जिससे किसी को हाइपरटेंसिव बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी बढ़ता है क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस के कारण है ना। स्ट्रेस आता कहाँ से? हमारे कुछ दोष प्रकोप कर रहा है, तो हमारा कफज का मतलब स्थान माना गया इसको, तो उसके लिए कि आपको थोड़ा सा, यदि आप अनिद्रा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है कुछ, उसको रिलैक्सेशन देने के लिए आपके पास औषधियाँ हैं बहुत सारे, लेकिन आप नेचुरल में जाना चाहते हो, देन इट इज़ वेल एंड गुड कि आप सिरोधारा कराइए। तो सिरोधारा का आप 5 से 10 सेशन कराएंगे तो मैं एज ए प्रूवन दे सकता हूँ कि इसमें कि आपको रिलैक्सेशन और हाइपरटेंसिव और बीपी जो है नॉर्मल कंडीशन में। कैसा फीडबैक मिलता है? 25 साल से आप इस विधा से जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हैं आप अपने रिसर्च और दूसरी चीज़ों को लेकर। फीडबैक कैसा रहता है पेशेंट का जो लगातार शिरोधारा या पंचकर्म से निकले हैं, उनका फीडबैक पहले और बाद मैडम कैसा बोलते हैं? पक्षवात जैसे आप जानते हैं, पैरालिसिस केस का कई बार नर्वस सप्लाई वीक हो जाने से कहीं ब्रेन के द्वारा या कहीं पे भी, तो वो एक पार्ट पूरा हेमीप्लेजिया बोलते हैं, एक पार्ट पूरा चलना बंद कर देता है। ऐसे केसेस में हम लोगों ने 2 से 3 महीने इलाज किया तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है। और किसी को हमने स्पाइन से रिलेटेड काम करते हैं, हमारे आयुर्वेद में स्पाइन से रिलेटेड किसी को साइटी का हो गया, किसी को हमारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने 5 से 6 महीने काम किया, जिसमें मैं एक शोध लेके आया हूँ जो रायपुर में अभी मैं ही कर रहा हूँ, न्यूरो पंचकर्मा कर रहे हैं हम लोग। तो न्यूरो पंचकर्मा को मैंने एक इनोवेट करके न्यूरो पंचकर्मा में कन्वर्ट किया है। मतलब ये न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम में उसको हम करते हैं। काम हमने पंचकर्मा का एक पार्ट लिया, फिर हमने कुछ अपने ट्रिक्स यूज किए, रिसर्च करके उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि हम स्पाइन को कैसे, वो जो बल्ज हो रहा है, जो दब रहा है, जो फेसियल जॉइंट्स को ख़राब कर रहे हैं, या फिर लॉर्डोसिस हो रहा है, कुछ नाम है उसका, जो हमारे स्पाइन से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, तो उसको कैसे हम नेचुरल वे में रिकवर करें, वो हम करते हैं न्यूरो पंचकर्मा में। तो इससे क्या होता है, मेडिसिन भी देते हैं, साथ में न्यूरो पंचकर्मा के हम कुछ थेरेपीज कराते हैं, तो पेशेंट को काफ़ी स्टेबल हो जाता है और पेशेंट काफ़ी कुछ 95% रिजल्ट ले जाता है। जो केस ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स
सजेस्ट करते हैं, कई बार ऐसी बल्जनेस हो जाती है कि पेशेंट उठ भी नहीं पाता है, एंड दैट केस ऑल्सो भी मतलब हम लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो अच्छा देखिए, पंचकर्मा कई लोग सोचते हैं रिलीफ करता है, रिलीफ तो करता ही है, साथ ही साथ कुछ अच्छे रिजल्ट भी देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट फॉलो करें। जब तक चिकित्सक को पेशेंट मरीज फॉलो नहीं करेगा तो रिजल्ट्स कभी उम्मीद मत रखिए। दिक्कत कहाँ पे आती है, आयुर्वेद को अभी भी जो है ना, आपने जो सवाल किया है कि पहले जो सवाल से पहले हमने बताया कि आयुर्वेद को एक्सेप्टेंसी उतना जल्दी मिल नहीं रही है लोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो यदि हम बोल दें कि 6 महीने आपको इलाज करना पड़ेगा तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज यदि अच्छा राव जी, आयुर्वेद को लेकर ये भी कहा जाता है ना कि लोग बचते इसलिए कि अगर आपने आयुर्वेदिक से इलाज कराया तो लगभग डॉक्टर आपको खाना बंद कर देंगे, आपको टमाटर नहीं खाना, आपको प्याज नहीं खाना, आपको हींग नहीं खाना, आपको इमली परहेज का आहार विहार का वर्णन तो है, आहार विहार बहुत ज्यादा होता है। और लोग आजकल शॉर्टकट के चलते कई बार देखिए आयुर्वेद पे न जाके वो एलोपैथी पे इंस्टेंट रिलीफ के लिए ले लेते हैं। हालांकि ये बात और है कि जब गंभीरता होती है तो वापस लौटते हैं। तो क्या आयुर्वेद में वास्तव में ऐसा है कि बिना परहेज के दवा? देखिए मैडम, आहार विहार का वर्णन तो बुक्स में आयुर्वेद चरक संहिता में, सरस्वत संहिता में दिया गया। आहार विहार तो बहुत मस्ट एंड शुड है, करना चाहिए, तभी आयुर्वेद का चिकित्सा असली संभव होता है। क्योंकि बिना आहार विहार के अतिरिक्त आहार विहार का वर्णन तो आमवादा का दोष हो सकता है, तो ये वर्णन तो दिया हुआ है। बट ये है कि आप ऐसा नहीं है कि हर किसी में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखिए मैडम, डायबिटिक किसी को हो गया है ना, डायबिटिक तो जानते हैं कि शुगर जैसे मधुमेह से परहेज तो चाहिए। हाँ, मधुमेह है किसी को तो शरीर से, अब ऐसा बोलोगे कि नहीं शक्कर बिना खिलाया आप खाते रहिए हम ठीक कर देंगे, वो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं मैडम। तो और एक चीज़ है कि कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद का साइंस को यदि अच्छे से एक्सेप्टेंस से करें, आज के लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मधुमेह हमारे यहाँ हम लोग इलाज कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से, तो मधुमेह भी हमको रिजल्ट देखने, हम लोग क्या करते हैं कि हम मेडिसिन कुछ हमारे तरफ से देते हैं। हम बोलते हैं कि आप एलोपैथिक कभी दवाई खाइए, क्योंकि उसको बंद मत करिए, क्योंकि उसमें इंसुलिन का फिर दिक्कत ना आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि पेशेंट को मधुमेह क्या है, नॉर्मल कंडीशन है तो फिर वेल एंड गुड है। यदि वो ऊपर उसका बढ़ता जाएगा, यदि 200, 250, 300, 400 जाए, तो वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा और दिक्कत करेगा, जैसे किडनी फेलियर भी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस हम बोलते हैं कि आयुर्वेद को सप्लीमेंट की तरह आप लेते रहो, यदि आप लोग साइड इफेक्ट चपेट नहीं आएगा और आपके कंट्रोल भी करेगा। तो मेरे को ऐसा टाइम आ गया मैडम, कुछ डिजीज़ पे ऐसा रिसर्च चल रहा है। आयुष डिपार्टमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है वो भी कर रही है कि मिक्सोथेरेपी करने का प्लान चल रहा है अभी, कि कुछ डिजीज़ के जैसे डायबिटिक सपोर्ट ले लिया जाए, डायबिटिक में हो गया, हाइपरटेंसिव में, हार्ट के डिजीज़ पे भी हम ऐसा मिल के काम करने की, ये मेरी कोई व्याख्या नहीं है। अच्छा, हार्ट का आपने जिक्र किया, अभी कुछ समय से आप देखिए सोशल मीडिया पे एक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रचार में है, वो ये है कि अर्जुन की छाल ले लीजिए आप। हाँ। तो अर्जुन की छाल तो हमेशा से रही है, उसका जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैली है। तो क्या आयुर्वेद से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, ठीक है कि वो फायदा नुकसान नहीं करती, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट की सलाह से लें, या अपने मन से भी आप आयुर्वेद की दवा, जैसे अब अर्जुन छाल का चलन है तो हम देख रहे हैं कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो ले रहा है, तो कितना ज़रूरी है कि इसमें भी कंसल्टेशन जरूरी है? बिल्कुल मैडम, मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, यदि कोई श्रोता देख रहे होंगे आपको, तो मेरा ये कहना है कि उनको एक मैसेज है कि बिना कंसल्टेंसी ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर्स के, बहुत आपके आसपास भी आजकल अच्छे डॉक्टर्स हो गए हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल गए हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज के द्वारा डिग्री प्राप्त BMS डॉक्टर्स निकल रहे हैं, तो अपने क्लिनिक खोल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये मैसेज पहुँचाऊँ हर उस व्यक्ति को कि यदि ये सोच रहा है कि मैं टीवीज़ देख के मैं कोई दवाई देख के खा लूँ, वो क्या मिला रहा है, क्या मिला, वो उस पर जाना नहीं चाहिए। आजकल तो एलोपैथिक दवाएँ भी मिला देते हैं आयुर्वेदिक बोल के, तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गलत है। यदि वो कोई कर रहे हैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके सलाह से, उनके सलाह से ही कोई दवाई का सेवन करना चाहिए। दूसरा, आपने जैसे अर्जुन की छाल की वर्णन किया, ये तो ऋषि मुनि ने इसको रिसर्च करके इसको बताया मैडम कि अर्जुन की छाल बहुत अच्छा काम करता है। तो मैडम देखिए, हाइपरटेंसिव होता है कि रक्तचाप बढ़ जाना, तो वो ऐसा प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि वो ब्लड की सर्कुलेशन को थोड़ा इंप्रूव करता है और बहुत पतला करके, बहुत जो हार्ट की डिजीज़ को, मतलब हार्ट को एक प्रोटेक्ट करता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन एक प्रोटेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आयुर्वेद क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है। आयुर्वेद सपोर्टिव चीज़ है, आपके जड़ बोल देते हैं ना आयुर्वेद में, सबसे बढ़िया रूट लेवल संप्राप्ति में जाती है हमारी साइंस। क्या है ना, कहाँ से उत्पत्ति हो रही, कहाँ इसकी निदान कर सकते हैं अपन, संप्राप्ति बोलते हैं हम उसको, वहाँ तक जाके उसको इलाज किया जाता है। आयुर्वेद का साइंस यही साइंस है। अच्छा, पंचकर्म में जैसा कि मैंने शिरोधारा बोला, आपने विरेचन बोला और बस्ती भी बोला, एक मसाज का भी एक जिक्र है। हमने देखा है कि सदियों से हमारे जो दादी नानी है या बड़े बुजुर्ग घर में बच्चों की मालिश हो या दर्द में मालिश हो, या मालिश की परंपरा कहीं ना हमारे यहाँ रही है। आपको लगता है कि वास्तव में मालिश अगर किसी खास
चीज़ से की जाए, किसी खाद तेल से की जाए, तो उसका शरीर पर असर होता है क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि ये तो ऊपरी स्तर पर हो रही है हाँ। मसाज, तो क्या इसका रिलैक्सेशन में या देखिए बीमारी में मैडम, असर होता यदि है? यदि कोई समाज कोई यदि ये सोच के बैठा है कि पंचकर्मा मतलब कि एक सिर्फ मसाज होता है, ये गलत सोचना है। मेरा यही कहना है कि पंचकर्मा एक साइंस है, ठीक है। फिर वही विधि विधान से कराए तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। कोई एक नॉर्मल व्यक्ति भी पंचकर्मा करा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई रोगी व्यक्ति ही करा के जाए पंचकर्मा कराए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं जिम भी कर ली हूँ, मैं योगा भी कर ली हूँ या कर लिया हूँ, मुझे ठीक से स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, तो आप एक 7 डेज़ का सेशन ले सकते हैं पंचकर्म। उसमें हम लोग पूरा रिमॉडिफाई करते हैं बॉडी को, फिर वही पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म करके पूरा प्रोसेस करते हैं। सिर्फ फिर वही मैं आता हूँ कि सिर्फ मसाज करने से आपको रोग ठीक हो जाए, तो ये गलत धारणा है। ये जो चल रही है, मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके द्वारा कि ये बहुत मार्केट में बहुत पंचकर्मा को बदनाम करके बैठे हैं कुछ मसाज पार्लर्स वाले लोग कि हम पंचकर्मा करके मसाज करके ठीक कर दें। ये बिल्कुल कतई, मैं आपको बता दूं, ये ऊपर आयुष डिपार्टमेंट नज़र रख रही है उन लोग के ऊपर या उनके ऊपर एक्शन लेगी कि पंचकर्मा कोई मसाज पार्लर नहीं है। पंचकर्मा एक साइंस है, एक चिकित्सा साइंस है। इसको विधि विधान के द्वारा यदि करवाते हो तभी लाभ मिलेगा। कोई लेप के या कोई आपको मालिश करने से ये लाभ नहीं मिलेगा आपको। एलोपैथी में जो भी सिम्टम्स है, सिम्टम को देखकर ही डायग्नोस किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। जब आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाड़ी से वात कफ पित्त को आप देखते हैं, उसके प्रवृत्ति के आधार पर उसके साथ में प्रकृति के हिसाब से आप उसकी दवा या औषधि देते हैं, ऋतुचर्या के हिसाब से इलाज करते हैं। तो ये जो पंचकर्मा है, इसके लिए क्या कोई एज लिमिट है या जो तीनों दोष हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पंचकर्मा का जो मेथड है वो बदलता है? ऋतुचर्या का तो आपने जिक्र किया था, क्या मैं कह रही हूँ एज और दोष के आधार पर भी आप डिसाइड करते हैं कि पंचकर्मा कैसा होगा? हाँ मैडम, देखिए आपने बोला कि डायग्नोसिस करते हैं मॉडर्न साइंस वाले क्लिनिकली जाके। हमारे यहाँ पे दोष मल और सप्त धातु के द्वारा इलाज किया जाता है। फिर प्रकृति में जाते हैं, फिर फाइलमेंट्स में जाते हैं जो पंच महाभूत होते हैं। तो पूरी प्रकृति के ऊपर निर्भर है हमारी। जैसे ना, फिर मैंने आपको बताया ऋतुचर्या के हिसाब से भी इलाज किया जाता है। तो ऋतुचर्या में जैसे हमने बताया कि वाकई में आप अनुभव करना है इस चीज़ के बारे में कि बसंत ऋतु के टाइम में कफज का प्रकोप होता है काफ़ी, जो कफ जिसको काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ है, लंग्स का प्रॉब्लम है, तो उनको दिक्कत करता है। तो ऐसे केसेस में हमने आपको वमन का मतलब पंचकर्मा एक पार्ट यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब कफ पूरा निकाल देते हैं तो उसका भाई रिलीफ होता है उसका। उसी तरह हमारा पित्त दोष में जैसे किसी को प्रकोप होता है तो विरेचन कराते हैं हम लोग। तो पित्त दोष में विरेचन कराना मतलब पित्त का प्रकोप होता है उस टाइम में, जब ये कब होती है, शरद ऋतु में होती है, शरद में तो पित्त का प्रकोप होता है। तो ऐसे करके हमने ऐसा साइंस बनाया गया प्रकृति के हिसाब से। तो मैडम देखिए, प्रकृति ही है तब हमारे साइंस है और हमारा शरीर है। यदि प्रकृति नहीं थी हमारा शरीर भी नहीं है। मतलब आप नेचर के साथ बैलेंस करके चलते हैं। यदि 5 मिनट्स बनी है तो हमारे शरीर को भी, जैसे वात पित्त कफ में भी 5 मिनट्स को सिमिलैरिटीज दिया गया है। तो ऐसा नहीं है मैडम कि तीनों दोष है। यदि मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यदि पंचकर्मा को सही तरीके से निर्देश के साथ पालन करे, आयुर्वेद को पालन करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में यदि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो पंचकर्म का यदि उपयोग करे और आयुर्वेद का उपयोग करके, मुझे नहीं लगता कि कोई आजकल जैसे कैंसर जैसे भी बीमारियां बहुत फैलती जा रही हैं, तो ये सब बीमारी से बचना है, एक गंभीर बीमारी से बचना है तो आपको पंचकर्म में तो आना पड़ेगा। पंचकर्म कराने के बाद में पश्चात का जिक्र आपने किया ही है, तो पंचकर्म कराने के बाद में क्या कुछ रूल रेगुलेशन है या जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसके लिए कुछ गाइडलाइन आप लोग बताते हैं, उसका पालन हमें करना पड़ता है? ये आप बताइए। यदि पंचकर्मा करवाते हैं तो उसके बाद संसर्जन कर्म करवाते हैं और समन चिकित्सा कराते हैं। संसर्जन का मतलब ऐसी औषधियाँ देते हैं जहाँ पे आपकी बल फिर मिले आपको, जो अपने पंचकर्म के द्वारा अपने थोड़ा सा निकाले हमने दोष, तो फिर से बल मिले आपको, फिर एक समन चिकित्सा करते हैं। समन चिकित्सा उनके लिए किया जाता है जो रोग जिसके कारण है उसको दिया जाता है। बाकी कुछ ऐसे औषधियाँ जो रासायनिक औषधियाँ देते हैं जो बल पूरा फिर शरीर को फिर से रिजनरेट करवा पाएँ उस बॉडी को। तो इसलिए पंचकर्मा करने के बाद कुछ दिन मेडिसिन देते, बाकी नहीं। मेरे हिसाब से मेरा ये सोचना है और मैं जो कर रहा हूँ अपने जीवन 25 सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक दैनिक जीवन में साल भर में कम से कम 2 या 3 बार तो पंचकर्मा कराना चाहिए, कम से कम 7 यही मैं पूछने वाले थे आपसे कि ये तो हम रोगों की बात कर रहे हैं, कुछ बैलेंस नहीं है या गंभीर बीमारी है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति क्या पंचकर्म करा सकता है? और अगर स्वस्थ व्यक्ति पंचकर्म कराता है तो उसके जीवन में किस तरीके के बदलाव आते हैं? देखिए मैडम, एक एज होता है, एक युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं में हमने बांटा गया है। तो अब वृद्धावस्था में ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कराना चाहिए, या युवावस्था नहीं कराना चाहिए। देखिए
सभी अवस्था में कराना चाहिए पंचकर्मा को। लेकिन यदि आप चाहते हो कि अंदर से आपको कोई रोग ना उत्पत्ति हो, या कोई भी आपको मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत इम्यूनिटी बहुत अच्छा नहीं है आपका, है ना, फिर आपको सर्दी खांसी जल्दी पकड़ रहा है, बुखार जाता है, ऐसे लोगों को जरूर कराना चाहिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए पंचकर्मा कराना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं, फिर वो तो रोग की बात होगी, जो निरोगी है, जो मतलब रोग नहीं है जिसको, उसको भी करा सकते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी बॉडी के अंदर कि वो कहीं पे भी इम्यूनिटी मतलब बॉडी फॉरेन बॉडी से इतना जनरेट कर लेगा अपने बॉडी के अंदर कि मतलब जो भी एंटीबॉडीज कितना जनरेट कर लेगा कि फॉरेन बॉडीज को आने नहीं देगा। एंटीबॉडीज इतना अंदर जनरेट कर लेगा कि अटैक होने नहीं देगा, तो फॉरेन बॉडीज को अंदर आने नहीं देगा। तो ये फॉरेन बॉडीज ही तो हमारे दोष है मैडम, तो जो आके हमारे अंदर बैठ रहे हैं, जो एंटीबॉडीज को वीक कर रहे हैं, जो इम्यूनिटी को वीक काम करते हैं मैडम। राज जी, किसी भी चीज़ का जब प्रचार होता है तो साथ साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आज इतने सारे पंचकर्मा सेंटर्स हैं, तो जो व्यक्ति हमारा कार्यक्रम देख रहा है या मुझे ही जानना है कि मुझे अगर पंचकर्म कराना है, तो मुझे जो सेंटर है या जो जहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि हम वहाँ जाकर पंचकर्म? पहले तो पंचकर्म में एक आयुर्वेद डॉक्टर ही करता है, कोई किसी को अथॉराइजेशन नहीं मिला, कोई डिग्री नहीं मिली कि उनको वो कर सके। पंचकर्मा करने के लिए आपके पास जो आयुर्वेद डॉक्टर होता है, बीएमएस की डिग्री वो करवाता है, पंचकर्मा एक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ रहता है, वो करके अपना क्लिनिक खोलता है और वो विधि विधान से कराता है। और पंचकर्म में कोई ऐसा नहीं कि वो करा के छोड़ दे। और ये जो बाहर में मसाज पार्लर्स वगैरह जो चल रहे हैं, मेरे तो एक ही कहना है कि ऐसे जगह में ना जाएं। जो बोलते हैं कि पंचकर्मा करवाते हैं हम लोग, ठीक करते हैं, वो बिल्कुल गुमराह करने वाली बात आती है। जो व्यक्ति जानकार होता है, जो ऑथेंटिक डॉक्टर होता है, वो आयुर्वेद डॉक्टर होता है, वो पंचकर्मा के बारे में ज़्यादा जानता है। और मैं चाहूँगा कि आप उस संस्थान में जाके अच्छे से, जहाँ लगे कि आपका ऑथेंटिक है और सही है डॉक्टर, वो पूरा आपको पहली बात पंचकर्मा करने से पहले आपको पूरा राइटअप करेगा। वो पहले आपको पूरा दोष देखेगा, पूरा प्रकृति जांच करेगा, पूरा हमारा प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं। हाँ, वो पूरा लिखते हैं हम लोग, पहले प्रकृति परीक्षण करते हैं, आपका नाड़ी देखेंगे, आप कौन सा दोष में दिक्कत है, आपका वात दोष में है कि पिता, वो देखेंगे। उसके बाद आपको कौन सा, आपको फिर सवाल जवाब करने के बाद फिर वो उस दोष के हिसाब से आपको पंचकर्म का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद इलाज किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा मसाज कर, इसका नहीं किया जाता है। कम से कम आप सही डॉक्टर जो है 1 घंटा लगता है उसको आपको डायग्नोस करने में, कम्युनिकेट करने में। उसके बाद आपको फिर वो दूसरे दिन बताएगा कि आपको ये करना पड़ेगा, आप 7 डेज का सेशन करना पड़ेगा। ये होता है विधि विधान जी। कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि 25 साल से आप इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड पे जो पेशेंट हैं उनको ठीक भी कर रहे हैं, क्या रिसर्च और क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? मेरे एक मैसेज है, आजकल नी जॉइंट्स का प्रॉब्लम बहुत लेडीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पीसीओडी में बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा तो एक ही पर्सनल रिक्वेस्ट है, बच्चे आजकल गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या फीमेल डॉक्टर्स पर जा रहे हैं, पीसीओडी की दवाई खा रहे हैं, उल्टा वो ऐसी चीज़ें दवाई दे रही जो मैं उसके ऊपर वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। वो जो उनको दिया जाता है दवाई, ऐसे दवाई दे रहे हैं जो मतलब कंसीव नहीं करे, ऐसे दवाई दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पंचकर्मा कराना चाहिए उनको, बच्चे लोगों को, जो यंग जनरेशन। आप एक बार पंचकर्मा का 7 डेज़ का सेशन करिए, आपका जो सिस्ट है वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है, फिर आपका जो साइकिल है वो नॉर्मल वे में आने लगता है। तो विदाउट पंचकर्मा यदि आप पीसीओडी ठीक करने की कोशिश करेंगे, कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। पंचकर्मा में आएंगे तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपका पीसीओडी कभी उठेगा भी नहीं, प्रॉब्लम। तो ये बहुत गंभीर बीमारी जो आज हमको सुनने को मिलती है, उसका भी इलाज हमने देखा कि पंचकर्मा आयुर्वेद के माध्यम से। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर राव आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमने जाना कि पंचकर्म केवल एक क्रिया ही नहीं है, बल्कि एक चिकित्सा पद्धति है जो 3 स्तर पर काम करती है। पंचकर्म से पहले, पंचकर्म और उसके पश्चात इससे आपके जीवन में इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में होता है और रिलैक्सेशन भी होता है, और एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा आपकी डेवलप होती है कि जो गंभीर बीमारी हो सकती है उससे भी आप बच सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज डॉक्टर साहब ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम।